नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। साथियों, स्क्रिप्ट रेडी है और ये स्क्रिप्ट कोई आज रेडी नहीं हुआ है। ये स्क्रिप्ट तो 3 दिसंबर 2023 को ही पूरे तरीके से रेडी हो चुका था और इसकी तैयारी से पहले करीब करीब 60 दिनों का वक्त इसको तैयार करने में तब लगाया गया जब समूचा इंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस और उससे जुड़े तमाम छत्रक यह बात मान करके चल रहे थे कि 2023 के राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल होगा और उसके बाद जब फाइनल 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो इस फाइनल का रिजल्ट उसके भीतर ऑक्सीजन भरेगा। लेकिन जो ये स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे वो इस बात को मान के चल रहे थे अगर उन्होंने राज्यों को चुनाव को अगर सेमीफाइनल के तौर पर दिया तो फिर फाइनल में काफी मुश्किल होगी, क्योंकि सामने सच में इंडिया खड़ा है और इस भारत देश के तमाम छत्रक खड़े हैं और उसके भीतर सबसे पुराने राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस अपनी ताकत लगातार दिखा रही है। तो ब्लूप्रिंट की शुरुआत 3 दिसंबर 2023 को इस स्क्रिप्ट का जब रिजल्ट चुनाव के आए 5 राज्यों के और किसे लाभ हुआ किसे जीत मिली, ये उस समय महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भीतर एक ही झटके में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन ही हिल गई और उस हिलती हुई जमीन का लाभ उन छत्रकों ने उठाना शुरू कर दिया जो छत्रक यह बात सोच रहे थे कि दरअसल उनके राज्य की राजनीति में वह कल कहां ठहरेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी ओर कांग्रेस है। उनकी सौदेबाजी का दायरा बढ़ा, लेकिन उस स्क्रिप्ट के भीतर जिन बातों को दर्ज किया गया था उसमें पहले ही निशाने पर एक एक करके हर छत्रक को आना ही था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि उस स्क्रिप्ट के पूरी लाइन को पढ़ना शुरू करेंगे तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र और उसके बाद तमिलनाडु की दिशा में कदम आगे बढ़ेगा। सियासी तौर पर इस पूरे स्क्रिप्ट का मतलब बहुत साफ होता है, एक एक करके इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हर छत्रक को ना सिर्फ गिराना है बल्कि अपने साथ ला करके खड़ा कर देना है, क्योंकि इस बार ऐसी जीत चाहिए जो जीत से बड़ी जीत हो और उस जीत के भीतर खंभा इंडिया का ही हो। उसी इंडिया का जो अपने तौर पर खड़ा खुद को इसलिए कर रहा था कि उसको नरेंद्र मोदी सत्ता को हराना है। लेकिन मोदी सत्ता के इस पूरे स्क्रिप्ट का मिजाज क्या हो सकता है इसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी सरकार का काम जब तक वह काम कर रही है और चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है उससे पहले तो उसका काम अपने मंत्रालयों को संभाल कर अपने अनुकूल नहीं बल्कि देश के अनुकूल जो है विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस भारत देश की जरूरतें उनको कहीं आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन कोई अगर ये बात आपसे पूछे कि एक दो नहीं करीब करीब 6-7 कैबिनेट मिनिस्टर इस भारत देश के भीतर में उस इंडिया गठबंधन के पिलर्स को ढाने में जुटे हैं, गिराने में जुटे हैं, बातचीत कर रहे हैं उन खंभे के साथ जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो जाए या फिर एनडीए में शामिल हो जाए। ये एक ऐसी राजनीतिक बिसात होती है जिसके राजनीतिक स्क्रिप्ट के भीतर एक एक करके हर छत्रक को साथ लेने की परिस्थिति है और ये परिस्थिति ऐसा नहीं है कि 2024 के चुनाव के बाद रुक जाएगी। जो बचेंगे उन्हें भी 2024 के बाद साथ में आना ही पड़ेगा। कुछ इसी प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर भी काम में जुटे हुए हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर की मुलाकात जो है कहते हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता के साथ अपने तौर पे हुई बातचीत उससे आगे बढ़ती है और दिल्ली में बैठे हुए इसी दौर में जनता दल यूनाइटेड के नेता हरिवंश जी ने लगातार संवाद स्थापित कर दिया और कौन सी परिस्थिति सामने आई ये किसी से छुपी हुई है नहीं। एक दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर को पश्चिम बंगाल को लेकर के जुटाया गया और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी वैसे वैसे पश्चिम बंगाल के भीतर से आवाज उसी इंडिया के अनुगुंज के साथ उठने लगी कि देखिए हम आपके साथ अब खड़े नहीं होंगे। होते होते बात उस हद तक आगे बढ़ गई कि आप पिछली बार जो जीत करके आए थे उतनी सीट भी नहीं पा पाएंगे। और संयोग ऐसा नहीं है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर अपने भाषण के अंदर ममता बनर्जी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने ये बात कहा था कांग्रेस 40 सीट तो जीत जाए
ये संयोग भर नहीं है, ये दरअसल उस पूरा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। एक वही तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर जिनको हेमंत सोरेन को लेकर के लगा दिया गया था उनके पीछे, हेमंत सोरेन आदिवासी वोट बैंक के साथ, हेमंत सोरेन झारखंड के भीतर अपनी राजनीतिक पहचान लिए हुए, हालांकि उनके ऊपर तमाम आरोप है लेकिन वो डिगे नहीं। वो इस बात को जान गए कि आने वाले समय में राजनीति कैसे साधनी है, तो उस कैबिनेट मिनिस्टर फेल वहां हो गए। अब एक और कैबिनेट मिनिस्टर लगे उत्तर प्रदेश के राजनीति हालात को समझने बुझने के लिए, और वहां जयंत चौधरी को उन्होंने बांधना घेरना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 करके 4 बैठकें कैबिनेट मिनिस्टर वहां कर रहे थे। और इसी दौर में भारत देश का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि इंपोर्ट और बढ़ रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का क्या हाल है देश में, इस भारत देश के भीतर इकोनॉमी का क्या हाल है। कैबिनेट मिनिस्टर को इससे कोई मतलब नहीं, उनको तो सफलता चाहिए थी क्योंकि रिजल्ट उनको बताना है दिल्ली के भीतर अपने नेता को, तो फिर वो इस दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया। तो चौथे कैबिनेट मिनिस्टर लगातार जयंत चौधरी के साथ लगे रहे और जयंत चौधरी भी संवाद बनाते रहे, किस रूप में किस प्रकार की बातें हुई। उसके भीतर कई सारे सवाल थे, कुछ सवाल का एक जवाब होता है कि किसी भी हालत में आपको पहले पल्ला झाड़ना पड़ेगा। इस पूरे पहले और पहले आपके चक्कर में तय यही हुआ कि जो कुछ भी सम्मेलन हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। अजित सिंह की जो एकदम प्रतिमा जो लगने वाली है छपरौली के भीतर, उसको लेकर के भी उसको टाल दीजिए, तो फिर प्रधानमंत्री जरूर आएंगे, लेकिन पहले तय आपको करना है। अब आपको कितनी भी सीटें मिल जाएं, उन सारे सीटों से क्या होगा, आपको वहां पर सांसदी तो नहीं मिलेगी, यानी आपके उम्मीदवार जीत करके तो नहीं आएंगे। तो फिर ऐसे में परेशानी क्या होती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे तो जीत की मुहर पक्की हो जाती है। तो फिर 4 सीट आप ले लीजिए, एक राज्यसभा की सीट ले लीजिए, 2024 में आपको दिल्ली भी बुला लेंगे, वहां आपको किसी एक में मंत्री बना देंगे। इस तब के जैसे पल्ला आप झाड़ेंगे, आपके जो विधायक हैं उनमें से किसी एक को योगी मंत्रिमंडल के भीतर भी शामिल कर दिया जाएगा। ये डील कैसी होगी। अब सियासी तौर पर इस पूरे डील का कोई मतलब हो या फिर ना हो, लेकिन लड़ाई तो इस देश में लोकतंत्र की बचाने के लिए इंडिया लड़ रहा था और संविधान की भी आसरा इस दौर में लगातार दिया गया। लेकिन फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आती चली जा रही है कि करीब 3 दिसंबर को दिल्ली के भीतर बैठे हुए सत्ताधारियों ने जो कुछ देख लिया उसे इंडिया के तमाम छत्रक देख नहीं पाए, क्योंकि ये डील केवल यही नहीं रुकेगी। एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र को लेकर के भी जुटे हुए हैं और हिंदूवाद एक बार फिर से जागृत हो रहा है। अब किस शिवसेना के तहत और किसके नहीं, यह भी बताने कहने की जरूरत अब होनी ही नहीं चाहिए। और एक कैबिनेट मिनिस्टर तो कहे समझा रहे हैं शरद पवार को भी कि देख लीजिए, आप ज्यादा हिल हुज्जत के दिशा में आगे मत बढ़िए, चुनाव आयोग फैसला दे चुका है, आप अपने नए नामों को दे दीजिए और एक प्लेयर के तौर पे, एक खिलाड़ी के तौर पे केवल मजबूत रही, क्योंकि स्थिति आपकी महाराष्ट्र नहीं बल्कि बारामती में भी डगमगा जाएगी और डगमगा सकती है, इसके लिए हम बैठे हुए हैं। अब एक ऐसे स्क्रिप्ट की पूरी एक तैयारी है जिसके भीतर विषाद दर विषाद आप अगर समझते जाइएगा तो हो सकता है कि आपके हाथों में आखिरी में अंत में केवल और केवल एक ही नाम और एक ही चेहरा बचेगा, जो आज चुनाव से पहले ये कहने से कभी कतराते नहीं है कि अब तो लोग कहने लगे हैं कि मोदी 3.0 सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ सबका, दरअसल जो इस देश के इंडिया के छत्रकों का साथ होता है। और विकास का मतलब केवल और केवल एक ही राजनीतिक पार्टी का होने का मतलब होता है। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी है, एक बार जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनना चाहिए जब वो ये बात बोलते हैं 3.0। सभापति जी, सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। दरअसल करीब 1.5 घंटे के भाषण के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस चकाचौंध इस भारत को, इस देश के सामने रखा, उसके बाद इंडिया के छत्रकों की क्या जरूरत है
ये कोई भी उनसे सवाल कर सकता है, क्योंकि आप अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर देखेंगे तो मनरेगा के 74,500 करोड़ भर नहीं, किसान निधि के 60,000 करोड़ भर नहीं, आयुष्मान भारत योजना के साथ 7,200 करोड़ भर नहीं, बल्कि वाइब्रेंट विलेज भी 2,517 करोड़ का है। यानी बल्कि मुद्रा योजना के तहत भी इस साल करीब करीब 2 लाख करोड़ का खेल है। आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ का खेल होता है। नल जल योजना में भी करीब 60,000 करोड़ का खेल होता है। इसी दौर में सौभाग्य योजना के अंदर 16,320 करोड़ का खेल होता है और विश्वकर्मा योजना भी अब सरकार कहती है वो लागू हो गई है तो 13,000 करोड़ का वहां पर भी खेल होता है। और उज्ज्वला योजना तो पहले से देश में 8,000 करोड़, इस बार भी उतने पैसे उसमें दिए जाएंगे। अब इतना सब कुछ है, इसके बावजूद भी क्यों चाहिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, क्यों चाहिए बिहार में नीतीश कुमार, क्यों चाहिए उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, क्यों चाहिए महाराष्ट्र प्रदेश में शिवसेना को तोड़कर एनसीपी को तोड़कर के उन्हीं के नेताओं को साथ लाने का प्रयास करना, और आने वाले समय में क्यों चाहिए स्टालिन के ऊपर के तमाम केसेस को खोलने की परिस्थिति जो ब्लू स्क्रिप्ट में दर्ज होता है, जब सब कुछ आपके सामने होता है। अब इतनी उपलब्धियों के साथ हैं तो फिर नीतीश कुमार उसके बदले क्या बिहार के भीतर जीत नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। जयंत चौधरी के जरिए क्या आपको वह साथ अगर नहीं होंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। क्या इन सबों के बीच अगर अभी भी जिस भावना के साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे खड़े हैं, कल को अगर वो साथ नहीं आए तो क्या महाराष्ट्र के भीतर मुश्किल तोड़ने के बावजूद होने वाली है? तो होने वाली है। और चंद्रबाबू नायडू को अगर लेकर के एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर लगाए गए हैं जो तालमेल बैठा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगहों पर किस तरह से टीडीपी का कैडर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर संघर्ष करता हुआ नजर आए, और इन्हीं सारी परिस्थितियों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर जुटे हुए कि किस प्रकार से जो इंडिया में शामिल नहीं है उसमें नवीन पटनायक हो, उसमें जगन रेड्डी हो, उसमें चंद्रशेखर राव हो, सबको कैसे सहेजना है और किस रूप में साथ लेना है। और इसी पूरे प्रक्रिया के भीतर कर्नाटक तक में तो आपको देवगौड़ा की जरूरत पड़ गई, तो एक और पूरा का पूरा उपलब्धियों का खाका होगा, और वहीं दूसरी ओर नेताओं की पूरी फौज होगी जो तभी चाहिए तभी 3.0 होगा। लेकिन इस भारत देश का सच क्या होता है? इस देश का सच प्रवासी मजदूरों में बसता है या फिर इस देश का सच केवल कॉर्पोरेट में बसता है? शायद इसी पूरे नस को पूरे राहुल गांधी ने टटोलने की प्रयास किया। ये सवाल अलग होता है कि राहुल गांधी धीरे धीरे कहीं अलग थलग दिखाई पड़ने तो नहीं लगे, और इंडिया बनाने के बाद अब कांग्रेस के सामने मुश्किल हालात है और कांग्रेस की राह धीरे धीरे आने वाले समय को लेकर वह उसके पैरों पर खड़ा कर देगी, ऐसी परिस्थिति बन रही है। इन दोनों परिस्थितियों के भीतर इस भारत देश के सच को पहले देखना चाहिए, क्योंकि इस बात का जिक्र जब होता है इस भारत देश के भीतर के कुल मिलाकर कहे तो हाथों पे हथेली पे गिने जाने वाले करीब करीब 22 कॉरपोरेट होते हैं। उन कॉरपोरेट्स के जरिए इन भारत देश के तमाम पिछड़े इलाकों के भीतर उनकी इंडस्ट्री चलती है, और खास तौर पर जो खनन वाले क्षेत्र होते हैं, वो झारखंड का इलाका हो, वो ओडिशा का इलाका हो, वह कर्नाटक का इलाका हो, वह आंध्र प्रदेश का इलाका हो, वह तेलंगाना का इलाका हो, इन सारे जगहों पर भरे पड़े हैं वैसे कॉरपोरेट जो खनन के जरिए वहां से केवल देश के खनिज संपदा को निकालते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों को बनाते हैं, हेडक्वार्टर उनके मौजूद होते हैं। इन सारे जगहों से बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर देश भर में फैले होते हैं। कोविड काल के दौरान राज्य दर राज्य, प्रांत दर प्रांत नजर आया था कितनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घरों को छोड़कर उन शहरों के भीतर सिमट जाते हैं जहां 2 जून की रोटी उनको मिल जाए। लेकिन फिर भी हम विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे मौके पर राहुल गांधी आज ओडिशा के भीतर थे तो उन्होंने उन परिस्थिति को समझने और समझाने की कोशिश किया जिसको लेकर के इससे पहले कांग्रेस कभी कुछ कहती नहीं थी। लेकिन अब अगर वो समझ रहे हैं, कह रहे हैं, तो इसका मतलब है इस भारत देश के भीतर में 2 धाराएं राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं बनने लगी है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉर्पोरेट और विकसित राष्ट्र की धारा होती है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी इस भारत देश के गरीब गुरुओं और मजदूरों का जिक्र करके इस भारत देश की सच को राजनीतिक पटल पर लाने को तैयार हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने, जरा एक बार देखिए। 2 आंकड़े देना चाहता हूं। 30 लाख लोग ओडिशा से बाहर गए हैं, बाकी देश में, बाकी स्टेट्स में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं, क्योंकि ओडिशा की सरकार अपना काम नहीं कर रही है।
और दूसरा आंकड़ा 30 अरबपति बाहर से उड़ीसा का धन लूटने यहाँ आए हैं। ये हालत है प्रदेश की। 30 उद्योगपति बड़े बड़े अरबपति बाहर से आए हैं, 30 लाख लोग यहाँ से बाहर गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं, और यहाँ पे बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप। सबसे बड़ा मुद्दा उड़ीसा में आप जानते हो, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, सब उद्योग यहाँ बंद कर दिए हैं और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 40 साल के बाद यहाँ। और अब राहुल गांधी की ऐसी सोच क्या मायने रखती है जब पूरी कायनात इंडिया को तोड़ने के लिए निकल गई हो, और कायनात का मतलब दिल्ली दरबार की सत्ता है, कैबिनेट मिनिस्टर की पूरी फौज होती है, पैसा होता है, ताकत होता है, जांच एजेंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ होता है, लोकतंत्र भी साथ होती है, और उसी के आश्रय इंडिया गठबंधन को तोड़ना है, फिर बचाएगा कौन। और खास तौर पे बात करें तब जब इस भारत देश की सच्चाई, इस भारत देश के गरीबी और आम लोगों की जरूरतों से जुड़ी हुई हो, तो फिर ऐसे में एक सवाल इस दौर में बहुत बड़ा होगा, क्या सच में नेता अगर कल तक इंडिया गठबंधन के साथ था और नेता आज अगर एनडीए के साथ है, तो क्या जनता भी कल इंडिया के साथ थी और आज एनडीए के साथ होगी? ये सारे सवाल शायद इस बार नजर आ सकता है, क्योंकि नेता अगर टूट रहे हैं, जनता बिखर रही है या फिर जनता एकजुट हो रही है, ये सारे सवाल उसके भीतर का होता है। और ये सारे सवाल इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कल तक ममता बनर्जी के सवाल नीतीश कुमार के सवाल होते थे, नीतीश उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों के सवाल और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर उठते हुए सारे सवाल, या इंडिया के बैठकों के भीतर जो सवाल बार बार उठाए गए, उन सवालों का क्या कोई मतलब नहीं होता है, और सिर्फ ये नेताओं के दिल की गुहार होती है जिसमें वो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इंडिया तैयार करते हैं और एक समय इंडिया एनडीए में शामिल हो जाता है। लेकिन अब अगले टारगेट के ऊपर अगर जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के आ चुके हैं, तो उनको क्या चाहिए? अपने दादा के नाम चाहिए भारत रत्न, यानी चौधरी चरण सिंह के नाम भारत रत्न चाहिए, अजित सिंह की यादव का प्रतिमा का जो अनावरण हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे, जिन 4 सीटों का जिक्र किया जा रहा है उसमें कैराना, मथुरा, बागपत और अमरोहा, ये 4 सीट उन्हें मिल जाए। और समाजवादी पार्टी तो 7 सीट दे रही थी, लेकिन कह रही थी 3-4 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो वहां पर दाव नहीं लगता। तो फिर क्या सच में पश्चिमी महाराष्ट्र के भीतर जो जाट वोट बैंक है वह भी एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा? क्योंकि पहचान तो अपने नेता के जरिए ही होती है। और जब जाति की राजनीति हो, समुदाय की राजनीति हो, गांव खेरे की राजनीति हो, तो वहां पर अपने नेता के आश्रय आगे बढ़ती है। वह नेता जिधर चाहे उधर सबको हाँक सकता है क्या? ये सारे सवाल इसलिए भी इस दौर में बड़ा है क्योंकि पिछले चुनाव और तमाम चुनाव की परिस्थिति में अगर आरएलडी को अगर समझना शुरू करें, तो आरएलडी ने लोकसभा के चुनाव के भीतर 3 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, उसको एक जगह भी जीत नहीं मिली। उसके जो वोट प्रतिशत होते हैं वो 0.24% होते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2014 में उनको जीत मिली, 2014 में 8 उम्मीदवार उसने मैदान में उतारे थे और एक को भी जीत नहीं मिली, और वोट का प्रतिशत उस समय 0.13% होता है। तो 2019 के भीतर जिन जगहों पर वह जीत सकती थी, उनके पिताजी अजित सिंह जो अब नहीं है, वह चुनाव लड़ रहे थे और वह हार गए थे मुजफ्फरनगर से 6528 वोटों से। वहां से संजीव बलियान जीत गए थे, दोनों को करीब करीब 5.5 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे। और बागपत के भीतर तो खुद जयंत चौधरी थे जो 23,000 वोटों से हार गए थे। और मथुरा के भीतर तीसरे कैंडिडेट खड़े हुए थे कुमार नरेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हेमा मालिनी से हारे थे। बागपत में 23,000 से हार थी, लेकिन मथुरा में हार 2,93,000 से थी। इतनी बड़ी संख्या में जो हार मिली थी, तो फिर क्या अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती जीत की गारंटी हो जाएगी? क्योंकि जनता वहां शिफ्ट कर जाएगी और सत्ता में अगर नहीं है आप, तो फिर राजनीतिक आप कर ही नहीं सकते, अपना संगठन आपको चलाना मुश्किल होगा। और इस दौर में तो सत्ता ने खास व्यवस्था ही कर रखी है कि आपके पाइपलाइन जो होती है, जो फंडिंग की, वह भी बंद हो जाए, आप ही के इलाके के भीतर कोई फंडिंग ना करे। और इसके लेकर के इस देश के भीतर जांच एजेंसियां सक्रिय है, जिसको हम लोग सीबीआई कहते हैं, ईडी कहते हैं, आईटी कहते हैं, ये सारे सक्रिय है। लेकिन अगला सवाल और भी उठता है, जिन जगहों के ऊपर अब जयंत चौधरी को चाहिए, वह पिछली बार बीएसपी को दी गई थी अमरोहा की सीट, बिजनौर की सीट। बीएसपी पिछली बार वहां से चुनाव लड़ी और जीत भी गई। कैराना की सीट वह चाहती थी, वहां से समाजवादी पार्टी लड़ी, लेकिन वह हार गई कैराना में। तो फिर क्या ये बिल्कुल नई परिस्थिति है? और विधानसभा के भीतर जो पहुंच और पकड़
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर है उसको भी अपने अनुकूल अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर ने बातचीत के दायरे में यह काम तो किया है कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए, राज्य के भीतर तो आने वाले समय में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी खुद ब खुद हो जाएगी और बड़ी संख्या में होगी, क्योंकि विधानसभा के भीतर करीब 33 सीटों पे लड़े थे, 9 सीटों पे जीत भी मिली, 5% वोट पड़ा जो अपने आप में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पिछले चुनाव के भीतर वो साथ घूम रहे थे अखिलेश यादव के, और अखिलेश यादव को इसी बात को लेकर के दुख होता है कि जब किसी के साथ नहीं थे तब हमने साथ दिया जब उनकी मान्यता जा रही थी, और लगातार वही दोनों तो घूम रहे थे, लेकिन पूरे प्रकरण के भीतर कितने दिनों तक केवल अपने बूते अपने परिवार के नाम के सहारे राजनीति साधी जा सकती है। शायद ये संकट है, और इस पूरे संकट की अगली कड़ी जाती है एनसीपी की दिशा में, जहां पर चुनाव चिन्ह छिन गया है, पार्टी का हेडक्वार्टर छिन जाएगा, पूरा का पूरा कैडर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर सियासी तौर पर बारामती के भीतर क्या शरद पवार और उनका अपना परिवार अलग थलग दिखाई पड़ेगा? बारामती दरअसल पुणे डिस्ट्रिक्ट के भीतर होती है, और पुणे के भीतर में 21 विधानसभा की सीटें होती है। उस 21 में से 10 के ऊपर एनसीपी जीती थी, 10 के 10 विधायक जो है शरद पवार के साथ नहीं बल्कि अजित पवार के साथ एनसीपी के भीतर चले गए। 8 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीती और 3 पर कांग्रेस जीती, जिसमें एक कस्बा पेट होता है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, लेकिन इस बार कांग्रेस जीत गई उपचुनाव के भीतर। तो कस्बा पेट, भोर और पुरंदर, इन तीनों सीटों के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 18 सीटें उन्हीं के कब्जे में है, जिनको हराने के लिए इंडिया की शुरुआत नहीं बल्कि मुनादी हुई, और मुंबई सम्मेलन के भीतर ही इस बात का जिक्र था कि महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे साधेंगे और किस प्रकार से चुनाव चिन्ह ना भी हो तो भी यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। लेकिन ब्लूप्रिंट तो कुछ और ही बताता है। ब्लूप्रिंट तो उस दिशा में आगे बढ़ चुका है जहां पर उसे हर हाल में जीत चाहिए, बड़ी जीत चाहिए, और बड़ी जीत के साथ धीरे धीरे इस भारत देश में एक ही राजनीतिक पार्टी नजर आनी चाहिए। ऐसी स्थिति में राजनीतिक तौर पर छत्रकों को खत्म करना, तो कोई भी अंत में एक सवाल करेगा कि छत्रकों का जन्म क्या भारतीय जनता पार्टी से निकल करके हुआ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी से निकलकर किसी ने पार्टी बनाई तो रह नहीं पाई, चाहे वो कल्याण सिंह क्यों ना हो। कांग्रेस से निकल करके पार्टियां बनी और सत्ता के भीतर आई, वो जगन रेड्डी हो, वो ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल से, वो शरद पवार हो, वो तीनों कांग्रेस से टूट करके आए, कांग्रेस से निकल करके आए। लेकिन अब जो है मंडल की राजनीति जब मध्यम पड़ने लगे उसकी एनर्जी, तो उस समय में मंडल की राजनीति से निकले हुए छत्रकों के सामने संकट है, राजनीतिक संकट है। और इसीलिए जो है अखिलेश यादव हो या फिर बिहार के तेजस्वी यादव हो, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी पूरी राजनीतिक जमीन ही उस कमंडल के खिलाफ है जिसके जरिए मंडल की राजनीति ने जन्म लिया था, और कमंडल के खिलाफ मंडल की राजनीति से निकले हुए राजनीतिक दलों ने सेंध नहीं लगाई बल्कि हराया भी, उत्तर प्रदेश के भीतर भी और बिहार के भीतर भी उसी भारतीय जनता पार्टी को, जिसका कद लगातार आज बढ़ता जा रहा है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी बचेंगे, बाकी सभी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, और सभी को शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि सभी के सामने प्रस्ताव एक ही होता है। ये प्रस्ताव नीतीश कुमार के सामने भी रहा, अब शामिल नहीं हो बल्कि अब विलय कर। ये परिस्थिति जयंत चौधरी के सामने भी आई। ये परिस्थितियों में खामोशी बरती मायावती ने, इन परिस्थितियों को लेकर के शिवसेना को भी तोड़ दिया गया। इन्हीं परिस्थितियों के साथ जो है एनसीपी के सामने भी सौदेबाजी हुई। लेकिन 2024 की जीत के बाद जो है उसके बाद की परिस्थितियां ये बताती है कि इस पूरे स्क्रिप्ट की पूरी इबादत जो है 2027 तक के लिए लिख दी गई है, जब उत्तर प्रदेश के भीतर अगले विधानसभा चुनाव होने हैं। तब तक जो सहयोगियों की जो मौजूदगी है वो गायब हो जाएगी, या फिर गायब कर दी जाएगी, या फिर ये लोग बचेंगे ही नहीं। और पॉलिटिकल तौर पे अगर देखा जाए, राजनीतिक तौर पे, तो इसमें संभलना किसको है? इंडिया को, कांग्रेस को, या फिर इस देश की जनता को संभलना है? तीनों परिस्थितियां खुली हुई है। लोकतंत्र का मिजाज बताता है चुनाव होगा उसी में फैसला होगा, लेकिन इसी लोकतंत्र के मिजाज के साथ जो है इस भारत देश के हालात भी बताते हैं, जब चुनाव होगा तो चुनाव कौन करा रहा है, निर्णय कौन सुना रहा है, निर्णय करने और चुनाव कराने के बीच कौन खड़ा होगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस अंदाज में चुनाव चिन्ह चुना, नाम छीन लिया, चाहे ठाकरे परिवार का हो या शरद पवार के परिवार का हो,
सामान्य तौर पर भारत देश के सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के भीतर, इस भारत देश के परिवारों के भीतर भी बड़े बुजुर्गों से कुछ ऐसा नहीं छीना जाता, जैसे राजनीति में चुनाव आयोग ने शरद पवार से सब कुछ छीन करके भतीजों को सौंप दिया। उधर बेटे से सब कुछ छीन कर जो दिल्ली के साथ एक नाथ शिंदे खड़े हुए, उनको सब कुछ सौंप दिया। तो फिर उस लोकतंत्र का मिजाज भी एक बार जानना समझना तो पड़ेगा, और इस भारत देश की उस सच्चाई को भी समझना पड़ेगा जिसमें इस भारत देश के भीतर करोड़ों की संख्या में मजदूर और उंगलियों पे हथेली पे गिने जाने वाले कॉरपोरेट, जिनकी संख्या और उनकी ताकत इस देश के करोड़ों और वो मजदूर को अपने अनुकूल ढालने की है और उन्हें हाँकने की भी है। राजनीति का मिजाज नया इस देश में यही है। केवल इस स्क्रिप्ट के हर लाइन को देखना शुरू कीजिए, जब आपको समझ में आ जाएगा कि उस पूरी बिसात पर आने वाला समय में कौन रहेगा और कौन नहीं बचेगा, तो फिर क्यों नहीं बचेगा। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।